दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाएं घटी है जब हमने देखा है कि एक दलित प्रोफेसर पर हाथ उठा दिया जाता है, उसको पीट दिया जाता है भरी मीटिंग में। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं कि बच्चों को मतलब मानसिक रूप से उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं और कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको हटा दिया जाता है। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी प्रोफेसर है, क्या आपको लगता है जो स्वर्ण जाति से आने वाले प्रोफेसर है उनका जो रवैया है वो इस तरह का है? से पीड़ित हैं वो जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण चाहेंगे संविधान के जरिए, संस्थाओं के जरिए। और जो लोग पुरानी मानसिकता के हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसा नहीं करते या उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी जातिगत श्रेष्ठता का बोध है, वो लोग इस तरह के सुधार संस्थाओं में जातिगत भेदभाव 118% की दर से बढ़ा है। तो जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उसी आधार पर बात कही जा रही है। तो बहस इस पर होनी चाहिए कि डेटा सही है या गलत। तो अगर कोई ये साबित करे कोर्ट में कि नहीं डेटा गलत है, तो उस आधार पर बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो यूजीसी के सामने डेटा है, वो डेटा तो स्थिति की भयावहता कौन है। जैसे मान लीजिए कि ये चोरी के खिलाफ कानून है, तो चोरी के खिलाफ कानून से कौन डरेगा? जो जाहिर है जो चोरी करेगा। अब ये कहे कि भाई कोई भी साधारण आदमी ये कहने लगे कि मुझे चोरी के गलत इल्जाम में फंसा लिया जाएगा, इसलिए चोरी के खिलाफ कानून ही नहीं होना चाहिए, तब तो ये तो गलत बात है। आप देख रहे हैं एनबीटीएस 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, पिछले कई दिनों से पूरे भारत देश में एक ज्वलंत मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूजीसी बिल पास हुआ, उसके बाद में एक विशेष वर्ग निकल कर आया और उसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया और सुप्रीम कोर्ट देखिए उस बिल पर स्टे लगाकर शांत बैठ गई। और फिर उसके बाद में हमने देखा जिस समाज के लिए बिल लाया गया था, फिर उस समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। तो आज इसी कड़ी मेरे साथ में प्रोफेसर साहब हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो मैं उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि वर्तमान समय में जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और खासकर जिस तरह से बिल लाया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक गाइडलाइन बनानी थी यूजीसी को। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि आप शैक्षणिक संस्थानों में जो भेदभाव है जातिगत, उसको रोकने के लिए आप एक गाइडलाइन बनाइए। तो यूजीसी ने एक रेगुलेशन बनाया था, क्योंकि देखिए यूजीसी समय समय पर शैक्षणिक कार्यों से संबंधित रेगुलेशन बनाता रहता है। और उसी संदर्भ में ये एक रेगुलेशन फॉर इक्विटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नाम से ये बिल था, रेगुलेशन था, जिसमें कुछ बातें थी, जो कुछ मूलभूत परिभाषाएं थी, जिसमें किसे भेदभाव माना जाएगा और भेदभाव की श्रेणी में कौन आएगा। और ये कोई पहली बार तो बिल रेगुलेशन नहीं आया है। 2012 में भी ठीक इसी तरह का एक रेगुलेशन आया था और उसी रेगुलेशन में जो कमियां थी उसको दूर करते हुए ये यूजीसी ने एक रेगुलेशन, एक नियम सामने रखा था, जिसका कि विरोध हुआ और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको समाप्त नहीं किया है, उसे होल्ड रखा है। जी सर, होल्ड कर दिया। लेकिन मैं आपका जो एक नजरिया है इस रेगुलेशन को लेकर वो जानना चाहती हूँ, आप इसके पक्ष में हैं या इसके विपक्ष में हैं? देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं हो सकता, विरोध में नहीं हो सकता। और इसीलिए देखिए यूजीसी क्या एक संवैधानिक संस्था है, एक भारत की एक मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़ी हुई एक संस्था है। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर, सर्वे करके और तमाम आंकड़ों के माध्यम से ये रेगुलेशन बनाया गया था। तो इसमें विरोध में होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, अभी जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि समाज में उसको लेकर के भय पैदा किया गया कि इससे किसी खास समुदाय को नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे शिक्षाविद भी इस बात को कह रहे हैं। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन सुखदेव थोराट ने ये बात कही और बहुत सारे लोग जो इस पूरे प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि इससे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर दुनिया भर के कानून है, जैसे मान लीजिए कि ये चोरी के खिलाफ कानून है, तो चोरी के खिलाफ कानून से कौन डरेगा? जो जाहिर है जो चोरी करेगा। अब ये कहे कि भाई कोई भी साधारण आदमी ये कहने लगे कि मुझे चोरी के गलत इल्जाम में फंसा लिया जाएगा, इसलिए चोरी के खिलाफ कानून ही नहीं होना चाहिए, तब तो ये तो गलत बात है। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जाति को मतलब एक तरह से आड़े हाथों लिया जा रहा है। कोई तेली, तमोली, कुर्मी कुछ कुछ कह के उन्हें संबोधित करा। और ये वही लोग हैं जो कल तक कहते थे कि घर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी हमारा बाप है। कोई कुछ बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, लेकिन आज उनका दृष्टिकोण बिल्कुल चेंज हो गया और उसी का नतीजा देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। तो क्या लगता है कि कुछ % लोगों के प्रभाव में आकर या प्रेशर में आकर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है इस पर? देखिए, पहली बात तो ये कि एक राजनीतिक समस्या नहीं है। ये जो यूजीसी रेगुलेशन आने के बाद जो विरोध और समर्थन की आप आवाजें देख रहे हैं,
ये कोई पॉलिटिकल राजनीतिक आवाजें नहीं है, ना इस पे कोई राजनीति हो रही है। ये भारत की बहुत पुरानी जड़ जमाई हुई सामाजिक समस्या है, यानी जैसे जाति की समस्या। तो जाति की समस्या हमारे देश की एक बहुत मूलभूत समस्या है, और उसको लेकर के अपने पक्ष हैं, विपक्ष हैं। जो लोग जातिवाद से पीड़ित हैं वो जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण चाहेंगे संविधान के जरिए, संस्थाओं के जरिए। और जो लोग पुरानी मानसिकता के हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसा नहीं करते, या उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी जातिगत श्रेष्ठता का बोध है, वो लोग इस तरह के सुधारों का विरोध करते हैं। तो ये एक सामाजिक समस्या है। अब उस सामाजिक समस्या में चाहे वो प्रधानमंत्री का नाम आए या राष्ट्रपति का नाम आए, किसी भी व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा से ऊपर है सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न। तो इसलिए इसको हमें राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या के रूप में देखना चाहिए। सामाजिक समस्या के रूप में देखना चाहिए। लेकिन सर फिर से वही बात आती है, क्योंकि एक तबका ये है, कह रहा है कि जातिवाद होता नहीं है, हम तो भाईचारे के साथ में रहते हैं, हम साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे की डेस्क पे बैठकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन वही दूसरा तबका है, वो ये भी कह रहा है कि ये पल पल पर एहसास कराते हैं कि आप जातिवादी हैं, और मतलब जाति के आधार पर जिस तरह से शोषण अत्याचार होता है वो किसी से छुपा नहीं है। तो इन चीजों को किस तरह से देखते हैं कि बिल्कुल कौन क्या कह रहा है, इससे बात लोकतंत्र में नहीं तय होती ना। सरकारी कामकाज में या संस्थाओं में नीति निर्माण के मामले में किसी व्यक्ति या किसी समूह क्या सोचता है, वो क्या कह रहा है, इससे बातें तय नहीं होती। तय होता है डेटा से, आंकड़ों से। कोई भी चीज हम जो पॉलिसीज बनाते हैं उसके पीछे उसका बेस होता है डेटा। तो अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं 2012 के रेगुलेशन के बाद, वो ये है कि शैक्षणिक संस्थाओं में जातिगत भेदभाव 118% की दर से बढ़ा है। तो जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उसी आधार पर बात कही जा रही है। तो बहस इस पर होनी चाहिए कि डेटा सही है या गलत। तो अगर कोई ये साबित करे कोर्ट में कि नहीं डेटा गलत है, तो उस आधार पर बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो यूजीसी के सामने डेटा है, वो डेटा तो स्थिति की भयावहता को दिखाता है। सर आप भी प्रोफेसर है, कई दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाएं घटी है जब हमने देखा है कि एक दलित प्रोफेसर पर हाथ उठा दिया जाता है, उसको पीट दिया जाता है भरी मीटिंग में, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं कि बच्चों को मतलब उनकी इस तरह से मतलब क्या कहें कि मानसिक रूप से उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं, और कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको हटा दिया जाता है। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी प्रोफेसर है, क्या आपको लगता है जो स्वर्ण जाति से आने वाले प्रोफेसर है उनका जो रवैया है वो? देखिए, प्रोफेसर तो बहुत दूर की चीज़ है। भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक दिया गया, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मंत्रियों के ऊपर और बहुत सारे उच्च पदस्थ लोगों के साथ जातिगत भेदभाव या इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से होती रहती हैं। तो ये तो मतलब ये बात कहने की नहीं है, ये बात समझने की है कि भारत में जातिगत भेदभाव तो होता है, ठीक है। और जो आंकड़े कहते हैं, ये बात कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है, आंकड़े कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव होता है। इसलिए इस या उस समाज के समर्थन विरोध की बात नहीं है। बात यह है कि संस्थाओं को अपनी जो उनकी प्रक्रिया होती है, जो प्रविधि होती है, जो उनका अपना तरीका होता है, उस आधार पर वो काम करती हैं और वो काम करेंगी। सर डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और फिर ठीक 21 साल बाद 1956 में वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और लोगों को बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि जो धर्म, जो संस्कृति, जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करे जाति के आधार पर, आपको उसको छोड़ देना। तो आज कमियां कहाँ देखते हैं? इतने बड़े महामानव ने, इतने बड़े बुद्धिजीवी ने लोगों के लिए इतनी अच्छी बातें करी, लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं जाति पर चिपके पड़े हैं, जाति को छोड़ना नहीं चाहते, और उसी जाति के आधार पर वो लगातार अपमानित होते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय में जो स्टैंड लिया तो उनका व्यक्तिगत फैसला था, ठीक है। जाति धर्म त्यागने का जो फैसला था, और उन्होंने अपनी सामाजिक परिस्थितियों, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये बात कही थी। आज़ादी के बाद, संवैधानिक संस्थाओं के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है, प्रैक्टिस की स्वतंत्रता है। तो ये ऐसी कोई सीमा किसी के सामने नहीं है। सवाल ये है कि संविधान की जो सर्वोच्चता है, उसके सामने सभी नागरिकों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने एक बात कही कि जो डॉक्टर अंबेडकर का धर्म परिवर्तन का मामला था वो निजी था, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप प्रोफेसर है, अगर निजी होता तो शायद मुझे लगता है वो घर में बैठ के कर लेते, क्या जरूरत थी इतना बड़ा मंच लगाने की, लाखों लोग उनके साथ में आए, उनको मतलब दीक्षा दिलाने की? तो इस आधार पर कह सकते हैं कि निजी था। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर एक राजनेता थे, एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन थे, जिसे जन नेता कहते हैं। तो जन नेता का कोई व्यक्तिगत फैसला भी
व्यक्तिगत नहीं होता। जैसे आजकल अब देखते हैं किसी नेता के जन्मदिन मनाया जाता है तो वो ऐसा कमरे में बैठ के तो मनाता नहीं है। लेकिन सर उससे पहले वो एक मेरी समाज बात- सुधारक भी मेरी तो बात थे ना, सुनिए। सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रहे वही थे। तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन का मतलब होता है जो एक अपने समय के पूरी एक पीढ़ी को प्रभावित करता है। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपने 1936 के भाषण का हवाला दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा कि मैं हिंदू धर्म के रूप में हिंदू धर्म में पैदा हुआ था लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। तो ये पूरी जो भाषा है वो उनके व्यक्तिगत निर्णय को ही दिखाता है। अब लेकिन क्या है कि लोग अपने नेतृत्व के या किसी सामाजिक जो पर्सनैलिटी होती है उससे प्रभावित होते हैं लोग, तो उसके साथ भी खड़े होते हैं। तो जाहिर है कि जब उन्होंने 56 में धर्म ग्रहण किया 14 अक्टूबर को, तो आपने देखा कि वहाँ दीक्षा भूमि में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो वो एक बिल्कुल अलग प्रसंग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारी संवैधानिक लेकिन सर मैं जानना चाहूंगी, अभी जिस तरह से आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है क्योंकि बाबा साहब कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। विश्व के 5 बुद्धिजीवियों में गिनती की जाती थी, 32 डिग्रियों के धारक थे, सामाजिक चिंतन के महानायक कह सकते हैं उन्हें। तो पर्टिकुलर उन्होंने मंच पर खड़े होकर यही क्यों कहा, और खाली एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, उन्होंने बहुत बड़े समूह को संबोधित करते हुए कहा। और आज जो ये चीजें उठ रही हैं जाति के आधार पर, तो जाति का आधार क्या है? क्या डॉक्टर अंबेडकर की वो बात गलत थी, या आज वर्तमान समय में जो जाति के आधार पर अत्याचार शोषण हो रहा है वो गलत है? नहीं, मैंने तो ये बात कही नहीं गलत थी। मैंने कहा कि तत्कालीन परिस्थितियां अलग थी। तब जो भारत स्वतंत्र नहीं था, संविधान लागू नहीं था, और शायद उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपने का जो संविधान है, अगर वो उस समय होता तो शायद उनको ये बात पब्लिकली नहीं कहनी पड़ती। आप केवल धर्म परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन सर धर्म परिवर्तन तो 1956 में किया है ना उन्होंने। 1956 में आप चली गई, संविधान के बाद किया है। 1927 में उन्होंने पानी पीने का हक के लिए लड़ाई लड़ी, मंदिर प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो और इस तरीके से उन्होंने संसद के भीतर लेबर सलाहकार रहते उन्होंने बहुत सारे लेबर कानून बनाए, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिलाए। तो ये सारी ही चीजें एक डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का प्रोजेक्ट है। जिसे आप धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं, वो उनका एक कह सकते हैं सामाजिक फैसला का मतलब एक सामाजिक संदेश देने का फैसला था, जो उन्होंने निजी तौर पर लिया। लेकिन चूंकि उनको पता था कि अंबेडकर जब कोई फैसला ले रहे हैं तो उसका क्या असर जाएगा, तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब स्टेट्समैन कोई फैसला लेता है तो उसका व्यक्तिगत फैसला नहीं होता। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख के उन्होंने ये बात कही और उसका एक असर हुआ। भारत के अंदर एक सामाजिक एक गतिशीलता पैदा हुई। आज की जो आप उस संदर्भ को जोड़ रही हैं, तो मैंने वही कहा कि आज देश में संविधान लागू है। संविधान सबको स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, धर्म और आस्था की आज़ादी देता है। तो ऐसे में संविधान का पालन कराना जरूरी है। संविधान सर्वोपरि है, न कि धर्म परिवर्तन। लेकिन सर संविधान, जिस तरह से आपने बात करी, संविधान की अगर बात करें, क्योंकि SC/ST एक्ट भी आया, इधर के लिए तो रिलीफ हो सकता है, हम मान सकते हैं संविधान से। किसी ने कंप्लेंट की, FIR हो गई, उसको जज सलाह के जी, संविधान से थोड़ी देर के लिए रिलीफ नहीं होगा। संविधान ही है जो आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ दिलाएगा। थोड़ी देर का रिलीफ तो आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई अपने वादों में, चुनावी वादों में तात्कालिक रिलीफ देती है। लेकिन जो संविधान होता है वो कोई थोड़ी देर की रिलीफ के लिए नहीं होता है। संविधान जो होता है वो मतलब पूरी व्यवस्था को डिजाइन करता है और आने वाले सदियों को डिजाइन करता है। सर जिस तरह से हम देखें वर्तमान में जो SC/ST एक्ट है, उसके आधार पर जो एट्रोसिटी होती है, तो उसका बेस कहाँ दिखता है आपको? उसका भेद तो हमारे समाज में, मैंने पहले ही कहा कि हमारा समाज एक जाति भेद पर आधारित समाज है। वो जाति है कहाँ सर? सर जो धार्मिक व्यवस्था क्या उसमें इसकी जड़ नहीं है? आप डिबेट कर रहे हैं, कुछ सवाल देखिए, डिबेट करेंगे उसके लिए स्पेस होता है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था क्या, समाज क्या होता है? समाज संस्कृति किसे कहते हैं? लोगों के समूह। तो लोगों के सिर्फ समूह से समाज नहीं बनता है। समाज बनता है समूह की मान्यताएं, उनकी आस्थाएं, उनकी धार्मिक परंपराएं, उनकी पूजा पद्धति, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, ये सब मिला के एक सामाजिक संस्कृति बनती है, ठीक है। और जो सामाजिक मान्यताएं होती है, निश्चित तौर पर उसका एक धार्मिक, आध्यात्मिक और फिलोसफिकल आधार होता है। तो जिसे आज आप वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था कहते हैं, उसका भी आधार है। तो बाबा साहब ने खुद कहा है, बाबा साहब ने जाति प्रथा उन्मूलन में ये बात लिखी है। इसलिए इस पे विस्तार में जाने की बजाय ये कि भारतीय समाज मूलतः जाति केंद्रित समाज है, जातियों के आधार पर बटा हुआ समाज है, और एट्रोसिटीज का आधार भी वही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर मैंने सर से चर्चा की है और उन्होंने विस्तार पूर्वक जो उनका दृष्टिकोण था बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। तो साथियों मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।